किसी जानवर का खून था। किसी को क्या पता कि वो नवाज शरीफ साहब का खून था जिसके प्लेटलेट्स पता नहीं ऊपर नीचे इतने चले गए, प्लेटलेट्स होते ही नहीं थे, किसी ऐसे जानवर का खून था। चाइनीज इन्वेस्टर आए और अपने फैक्ट्रीज लगाएं तो दे आर रेडी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से समी इब्राहिम साहब, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब जो कि सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं। पॉलिटिकल स्टोरीज़ जो हैं आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। कल उनकी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई है लेकिन वो ओपिनियन आई है उनकी सामने, जिसमें कहा गया है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो 1 साल तक शायद फ़खान अब्बासी साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन हम ये देखते हैं तसलसल से कि पहले इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। जब वो यहाँ से रिहा हुए थे तो हमने देखा था कि जी जब वो जा रहे थे अपने जहाज़ की तरफ तो एक टेबल था जिसके ऊपर अंगूर पड़े हुए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में घूम रहे हैं और कॉफ़ी का कप पी रहे हैं। फिर वो अपने जो नवासा है उसकी शादी में भी हमें बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आए। और आज जब ये रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वो बहुत सीरियसली जो है वो बीमार हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन इसके बावजूद हम वो ये देखते हैं कि वो तकरीबन 450 मील का जो सफ़र है वो करके जाते हैं और वहाँ पे कोई फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक के दाने बनाती है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अगर वो टेबल दिखा सकें आप तो उस टेबल के ऊपर काफ़ी जलेबियाँ जलूबियाँ और इस तरह की चीज़ें, मीठा हमें नज़र आता है उस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जो जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई है डॉक्टर फयाज शाल साहब, उनके हवाले से समी इब्राहिम साहब कुछ कहना चाहते हैं। तो आगाज़ हम सबसे पहले इसी से करेंगे। जी समी साहब। लीना, आप सील से ये बयान किया सारा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, वो बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ साहब चलते फिरते नजर आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और लगता है कि वो सेहतयाब हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स ऐसे बनाई गई हैं। अब जिस बंदे ने रिपोर्ट्स बनाई हैं डॉक्टर फयाज शाल, मैं उनका जिनका आपने जिक्र भी किया, मैं ये बेसिकली एक जो शहबाज गिल साहब जो वज़ीर आज़म साहब के एडवाइजर हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज जिस तरीके से फयाज शाल साहब के बारे में अपने ट्वीट में कहा है कि इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, ये रिपोर्ट हिंदुस्तान से लिखवाई होगी, इन्हें फिल्में बनाने का बड़ा शौक है, इनके कारनामे छप चुके हैं। ये शायद शहबाज गिल साहब को डॉक्टर फयाज शाल के बारे में इल्म नहीं है। हालांकि वो खुद शहबाज गिल साहब अमेरिका में रहे हैं और मैं उनके बारे में किसी तरह का भी कोई नाजेबा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। लेकिन डॉक्टर फयाज शाल के बारे में ये गुफ्तगू करना कि उनका ताल्लुक इंडिया से है और ये इंडिया से रिपोर्ट आई है, इससे ज्यादा फजूल और इससे ज्यादा लग बात कोई नहीं हो सकती। फयाज शाल जो है वो अमेरिका में अलीना जो कार्डियोलॉजी है की जो फील्ड है उसमें ही इज एन अथॉरिटी। वो बंदा जो इंटरवेंशन ये जो एंजियोप्लास्टी होती है जिसे हम वो कहते हैं बलून के जरिए वो प्री क्यूटेनियस जो है करते हैं, साफ करते हैं और फिर स्टेंट डालते हैं, उस टेक्निक में उन्होंने जो टेक्निक बनाई जिसका नाम शॉल टेक्निक के से जाना जाता है, जिससे जब से 20 साल पहले उन्होंने वो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, उसके बाद से ड्यूरिंग द हार्ट अटैक या किसी बड़ा एक रिस्की प्रोसीजर जो हो रहा होता था उसके अंदर अमवात नहीं हुई बिल्कुल। ही इज एन एसेट फॉर कम्युनिटी, फॉर कश्मीरीज। और उनके बारे में इस तरह से बात करना और ये कह देना कि जी वो तो उनको बड़ा शौक है और ये इंडिया के कारनामे हैं, मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए और ये वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। वो उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर्स के बारे में वो जानते हैं। डॉक्टर फयाज शाल इज एन एसेट और वो न सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान का नाम भी उनके नाम से एक तरह से जुड़ा हुआ है और वो बड़ा यहाँ पर लिया जाता है। डॉक्टर मुबशर हैं, इसी तरह एक पाकिस्तान की पहचान है, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त नाम है, बहुत ज़बरदस्त। वो आपको याद होगा कि हॉलब्रुक जो अमेरिका के नुमाइंदे थे, जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में उनकी जो सर्जरी थी, जो 22 घंटे लंबी सर्जरी थी, उस मेडिकल टीम को वो हेड कर रहे थे। यानी ये पाकिस्तान के लिए कोई कम एजाज की बात नहीं है कि अमेरिका के अंदर
जो अमेरिका के टॉप पॉलिटिशियन जब बीमार होते हैं, उनके अगर कोई प्रोसीजर होना है तो उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो लीड किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने जो बनाया, वो दिल लगाया एक जानवर का, ट्रांसप्लांट की उन्होंने, तो वो भी डॉक्टर गौहर जो हैं पाकिस्तानी हैं, कराची के पढ़े हुए हैं। इसी तरह डॉक्टर फयाज शाल ने जो रिपोर्ट दी है बना के, उनको जो मेडिकल डाटा दिया गया होगा, उन्होंने कोई नवाज शरीफ साहब को कोई एग्जामिन नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही थी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वो जो शिरीन मज़ारी साहबा भी रो पड़ी, और इमरान खान साहब ने खुद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये असद उमर साहब ने कहा कि सोलली सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान साहब का फैसला था। और डेफिनेटली इमरान खान साहब का फैसला, उनके सामने मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी थी तो उन्होंने वो फैसला कर दिया। बाद में पता चला कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं। अभी फयाज शाल साहब ने जो रिपोर्ट्स बना के दी हैं, वो रिपोर्ट्स तो वो हैं जो नवाज शरीफ साहब की, जो उनके टेस्ट उनके दिए गए, जो उनके हार्ट की कंडीशन है वो उन्हीं की है, किसी और की रिपोर्ट है। फयाज शाल साहब ने उस पर रिपोर्ट बना के दी। और मैं ये बात ये कहता हूं, मुझे पता है आज आपके ये टॉपिक्स पे भी है, अजहर सदीक साहब भी आपके साथ हैं, इसी चीज के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब जो नए चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बात कही कि जजमेंट्स पर आप क्रिटिसिज्म करें, आप शख्सियात पर, जजेस पर क्रिटिसाइज ना करें। अब ये डॉक्टर फयाज शाल की जात के बारे में ये बात करना, मुझे सिर्फ एक पंजाबी का फिक्रा याद आ रहा है जो हम वहां पे इस्तेमाल करते थे कि चंद ते थुकना मुंह ते थुकना, कि आप अगर फयाज शाल के बारे में बात करते हैं ना तो यकीन करें पहले ही आप पिग्मीज हैं, इसके बाद आप बिल्कुल पिग्मी के भी बच्चे बन गए। ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत लोग हर्ट हुए हैं इससे कि फयाज शाल के बारे में शहबाज गिल साहब जो हैं ये बयान फरमा रहे हैं। अब अगर मैं उनका कच्चा छटा खोलना शुरू करूं तो बस फिर कहेंगे कि ये जर्द सहाफत है, फिर पैमरा आ जाएगा, फिर हमें नोटिस दे दिए जाएंगे, फिर पता नहीं क्या कुछ खोल दिया जाएगा, क्या कुछ बंद कर दिया जाएगा। अब क्या मैं इसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन आई वॉन्ट टू रजिस्टर दीज थिंग्स कि ये बहुत ही बुरी बात कही है। वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। डॉक्टर फयाज शाल डिजर्व्स अप्रिसिएशन। वो बहुत ही एक शरीफ और एक प्रोफेशनल आदमी है। उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी है नवाज शरीफ साहब की, वो वही होगी जिसके बारे में जो उनके टेस्ट उनके सामने रखे गए होंगे। अब वो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट हैं, किसी और मरीज के टेस्ट हैं, उन्हें तो नहीं पता। उन्होंने कोई नवाज शरीफ को एग्जामिन नहीं किया, वो अमेरिका में रहते हैं, वो लंदन नहीं गए। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात हुई लीना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। जी अजय साहब, आपने समी साहब को सुना है, और एक और सवाल यहाँ पर तो फिर ये उठता है ना, आपको पता बोर्ड बनाया गया था, वो गवर्नमेंट की जाने से पंजाब गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया, उस बोर्ड की रिपोर्ट आई, फिर उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर देखते हैं हम कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ से जाने दिया, फिर यास्मीन साहिबा भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहीं। उसके बाद आपको याद होगा कि एक डॉक्टर भी आया था और उसने कहा था कि मुझे यहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे सब पता था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक थे। तो ड्रामा तो बेसिकली इनकी तरफ से भी चीज़ें की गई थी, और जिस तरफ इशारा किया है समी साहब ने कि इस तरीके से एक ऐसे डॉक्टर जिसने बहुत परफॉर्म किया है और जिसका एक पूरा करियर है, उसके इस तरीके से किरदार कुशी करना, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने बातें की हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि अगर आप किसी की मुखालफत में जा रहे हैं तो आप फैक्ट्स लेकर आए ना, आप तो सिर्फ बातों की बुनियाद पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीना। जहां तक तो बात है, मैं इसमें से 99% कसूर वफाकी और सूबाई हुकूमत का मानता हूँ। कैसे मानना है कि ये 16 नवंबर 2019 को ऑर्डर हुआ था, उसमें पीरियोडिक रिपोर्ट्स की बात की गई थी, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी किस तरह करना है। ये इतनी तो सोए नहीं। यानी मिसाल के तौर पर वो चलें प्लेटलेट्स का ऊपर नीचे जाना, वो तो मैं समझता हूँ कोई दवाई दे के, और वो अंदर और उन्होंने पूरा मैनेज किया था, क्योंकि इतना अजहर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो पता नहीं किसका, किसी मुर्गे का खून था, पता नहीं किसी बिल्ली का खून था, किसी जानवर का खून था, किसी को क्या पता कि वो नवाज शरीफ साहब का खून था जिसके प्लेटलेट्स पता नहीं ऊपर नीचे इतने चले गए, प्लेटलेट्स होते ही नहीं थे, किसी ऐसे जानवर का खून था। हकीकतन बात ऐसी है सभी साहब, मुझे तो पता है ना कि वो जो कमेटी बनी थी या हॉस्पिटल में जो लोग थे ना, इन लोगों ने नवाजा हुआ था, इन्होंने अपॉइंट किया, इन्होंने अपनी मर्जी से। आपको याद है कि उसमें डॉक्टर अदनान भी रखवाया गया था, और एक जो मैंने आज ट्वीट किया है, वो डॉक्टर अदनान और डॉक्टर शॉल नवाज शरीफ के घर से हसन अपना हुसैन नवाज के साथ बाहर निकल रहे हैं।
मैं एक और चीज बताता चलूँ आपको। पहले तो मैं इस बात का कि ये नवंबर से लेकर अब तक खामोश क्यों हुए हैं, ये मुजरमाना खामोशी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस लगाना है 2020 में, आज 2022 में आ गए हैं। कोई दरखास्त दी, कोई दरखास्त फाइल की इन्होंने? ये जो मेडिकल बोर्ड ने आज याद आया, ये पहले क्यों नहीं बनाया इन्होंने मेडिकल बोर्ड? और इसका जवाब नहीं देना आज तक। जो पहले जिन्होंने पहले मेडिकल बोर्ड बनाकर ये रिपोर्ट दी वो कहाँ है? कोई उनकी आपने इंक्वायरी की? चले हम चलते हैं उससे आगे। जो बात करनी चाहिए वो हकायक पे बात करनी चाहिए। इससे पहले आपको पता है डॉक्टर रमेश लॉरेंस थे। डॉक्टर रमेश लॉरेंस के बारे में ना मैं बताना चलूँ, जो पहले रिपोर्टें देते थे उनके बारे में GMC के अंदर कोई दरखास्तें चलेगी उनके खिलाफ, ये अब इससे रिपोर्टें देते हैं, उनका हालात और वाकयात नहीं। और जो फर्क है ना, ये जितना कुछ दे रहे हैं ये ओपिनियन है, यानी डॉक्टर डेविड लॉरेंस भी ओपिनियन देते रहे और डॉक्टर रवि शॉल ने भी जो दिया ये ओपिनियन है। जो क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रिपोर्टें दें, 50 रुपए में या 200 में एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दें और सर्टिफिकेट को टेस्ट होना है, वेरीफाई होना है, बात की बातें हैं। मेडिकल जब बोर्ड बैठता है ना, उसमें मुख्तलिफ लोग बैठते हैं, वो बैठकर अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है ना नवाज शरीफ ने पेश नहीं कर सके। और आज जो शहबाज शरीफ ने खत लिखवाया है अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ अपोजिशन लीडर के, तो वो ये अपोजिशन लीडर का इश्यू ही नहीं है भाई। नवाज शहबाज शरीफ साहब आपने दायर की थी, आपके जिम्मा था कि रिपोर्टें आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नहीं फाइल की हैं। इसे आगे चलते हैं। देखिए जो अच्छा अजहर साहब, मेरे पास ना वो लेटर मौजूद है, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने इस पे मेंशन किया है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने रजिस्ट्री लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दी हुई हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा है ये कंटेम्प्ट में आता है, और वो इसलिए बोल रहे हैं कंटेम्प्ट में आता है क्योंकि ऑलरेडी ये जो केस है वो अभी सुना जा रहा है, ज़ेर समात है। तो इस तरह का लेटर इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? और दूसरी एक और चीज़, जहाँ पर जिम्मेदारी ये इनकी आती है रिपोर्ट जमा करवाने की, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले से भी तो चीज़ें कही गई थी कि वो जाएँ उन डॉक्टर से मिलें और रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो देख लें और उनसे डिटेल्स ले लें। अलीना एक बार बात करके मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए मैंने एक आर्टिकल अभी मैंने ढूंढा है और वो है बुनियादी तौर पर डॉक्टर शॉल जो है ना, इनका ताल्लुक श्रीनगर से है जी। यानी ये इंडियन नहीं है, रिमेम्बर, यानी डॉक्टर जो है ना फयाज शॉल जो है ना जी। और ये नवाज शरीफ के जाती दोस्त हैं। ये मेरे सामने आर्टिकल खुला हुआ है जी। शरीफ माइट इनॉग्रेट डॉक्टर शॉल्स हार्ट इंस्टीट्यूट, और उसमें उन्होंने खुद कहा है नवाज शरीफ फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज माय गुड फ्रेंड, और ये उन्होंने माना है। यानी मैंने इनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो असल बात टेक्निकल जो बात करनी है ना कि जो इस पे हमें कोई बात ये है कि जो उन्होंने लिखा है, शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया से रिपोर्ट लिखवाई गई है, जिससे पूरी दुनिया कि डॉक्टर फयाज शाह जो है वो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं। लेकिन ये कहना कि वो इंडिया से लिखवाई गई है और उनको फिल्में बनाने का शौक है, यानी ये कोई बात है? कि आप उन्होंने एक ओपिनियन दी है बिल्कुल उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो उन्हें दी गई होगी, जैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स की चीजें बनाई गई। डॉक्टर शॉल जो हैं उनकी जो डॉक्टरी है दुनिया उसको मानती है। अमेरिका में वो उनके नाम से यानी शॉल टेक्निक्स, उनकी कोई अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। और ये कहना कि ये रिपोर्ट इंडिया ने लिखवाई। और समी साहब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान में रिपोर्ट बनी थी वो तो इंडिया से नहीं ना आई थी। एब्सोल्युटली। तो सर सदीक साहब मैं चाहता हूँ आप जरा ये इस पे, और फिर जो आज जैसे आप बयान फरमा रहे हैं कि ये आज शहबाज शरीफ साहब बहुत आज तिल मिला रहे हैं, उनको लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो तो बड़े ठंडे आदमी है, कानून के अलावा बात ही नहीं करते। अच्छा मैं एक बात आपके जो बात का इत्तेफाक है ना, हमारे यहाँ शहबाज गिल साहब को मीडिया खेलने का शौक है, हमारे दोस्त हैं, और इमरान खान साहब को इस बारे में सीरियस नोट देना चाहिए। हर जगह हर दफा मजाक नहीं अच्छा लगता, यानी आप इस तरह की गुफ्तगू करें, यानी ये तो आप उनका केस मजबूत कर रहे हैं। आपको टेक्निकल बातों पे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब को अपने अल्फाज इस कॉन्टेक्स्ट में ना, देखिए वो बेसिकली श्रीनगर से ताल्लुक है, इंडियन तो है ही नहीं। पहली तो बात बड़ी अपनों का ताल्लुक कश्मीर से है, और ये बात बड़े मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, और ये रियलिटी कोई ताल्लुक नहीं उनका इंडिया के साथ। दूसरा जो है ना, उन्होंने जो एक ओपिनियन किया है उस ओपिनियन को अपने मेडिकल बोर्ड के सामने ले जाए, उस मेडिकल बोर्ड के सामने रख के इस ओपिनियन को फिर तोड़ दें आप, जो आपके पास तरीका कार है, बजाय आप ओपिनियन देने के हवाले से। आप आता हूं मैं दूसरी बात की तरफ, और बड़ी अहम बात है कि जो जुबान शहबाज शरीफ ने, देखिए शहबाज शरीफ ने उस लेटर पे खुद दस्तखत नहीं किए, उन्हें पता है कि वो तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं, यानी ये नहीं इल्जाम लगा रहे हैं आप अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के ऊपर, असल में तौहीन अदालत आप कमिट कर रहे हैं। अदालत में जो आपने अंडरटेकिंग दी है, जो यकीन दहानी कराई, उसको आपने वायलेट किया है।
अभी तक आपको भी पता है कि लंदन के अंदर किसी अस्पताल में वो गए नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नवाज शरीफ का हुआ नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। उनका जो ओपिनियन है डॉक्टर शौल साहब का, वो अपनी जगह पर अपनी एक हैसियत रखता है, लेकिन सवाल है कि जो हाई कोर्ट के अंदर चीजें थी ना, वो तो फुलफिल नहीं की हैं। उल्टा शहबाज शरीफ साहब ने तौहीन अदालत की और अपनी जो है ना, उन्होंने एज एन अपोजिशन लीडर के तौर पर अथॉरिटी को वायलेट किया है। और स्पीकर नेशनल असेंबली को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और बाकायदा पार्लियामेंट बैठ के उनको, क्योंकि ये ना तो ये अपोजिशन लीडर के तौर पर कोई किरदार था, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में रेट पिटीशन दायर की थी अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए, तो भाई की हैसियत पे जवाब देना चाहिए था। तो आपने इस अथॉरिटी को मिस यूज किया है। दूसरी बात है कि जो उसमें लिखा हुआ था आपके जिम्मेदारी थी, हाई कमीशन ने जाकर मिलना था, आपने कुछ नहीं किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा बेहतरीन और आसान तरीका लगाया, यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये ओपिनियन है, रिपोर्टें कोई नहीं है, वही खत लिख दिया उन्होंने अपना शहबाज शरीफ साहब को। अब उनका ये खत लेकर और अपनी सारी चीजें लेकर अगर वाकई प्रैक्टिकल काम करना चाहते, एक तो मैंने कहा था इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए इन्होंने नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं किया और ये गलत है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो अपना जो रिपोर्ट उन्होंने दी है ना लंदन के अंदर, वो लंदन के डॉक्टर्स तक शायद इंप्लीमेंट ना हो सके। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करनी थी, वो पाकिस्तान में भी दे दी है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ दरखास्त दें वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड लगाकर उन्हें कहिए हमने मांगा है नवाज जो है ना इसको अपना शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें कि उन्होंने तौहीन अदालत की, आज तक कोई रिपोर्टें दी नहीं और ये डरते क्यों हैं। और वैसे भी याद रखिएगा नवाज शरीफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन, पाकिस्तान नहीं आना चाहते। वो बुनियादी तौर पर जहां उनके आसपास दोस्त बैठे हुए हैं उनके सामने ये बरबला वो कह बैठे हैं कि मैंने जब तक मुझे यहाँ से यानी पाकिस्तान आएंगे सॉलिडरी कन्फाइनमेंट का जिक्र क्यों कराया है कि वो आएंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो जेल में जाने के लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का किरदार मशकूक लगता है मुझे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के हवाले से। जी अच्छा इसमें अजहर सदीक अलीना अगर एक इजाजत दे, अजहर सदीक साहब, अब कोई मुजरिम है, किसी ने कोई जुर्म किया है, वो अब जेल तो एक बड़ी सख्त है, वो सजा होती है, तो ये इस बुनियाद पर कि बंदा अब घबराएगा, को परेशानी होगी, तो ये हो जाएगी जेलें, वो कोई पिकनिक की जगह तो नहीं है ये कि जी दबाव में आ गया, बस जेल तो है ही इसलिए कि आप दबाव में आएंगे, तो फिर मरना सभी ने है, तो ये इस बुनियाद पर तो फिर सारे जो मुजरिम है वो बच जाएंगे, फिर तो ये जेलें बंद हो जानी चाहिए। साहब आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है, ये आपके अदालती निजाम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरा जिन दिनों ये नवाज शरीफ को अपना बाहर जाने की इजाजत मिली थी मेडिकल ग्राउंड पे, मेरा भी एक क्लाइंट था नैब का, उसका 30% हार्ट काम कर रहा था। अब अंदाजा लगे मैं जमानत के लिए सारा सबूत देता रहा, मैंने डॉक्टर की रिपोर्टें दाखिल की, मेडिकल बोर्ड बना, मैं 6 महीने लगे, 6 महीने मेडिकल बोर्ड, वो आज फौत हो चुका है बंदा, वो जैसे बाहर आया कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस सारी चीज को सामने रखते हुए इतना बड़ा सवालिया निशान है यहाँ एक सवाल तो मैं कर सकता हूं, चाहे बुरा लगे किसी को, कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों नहीं फिक्स की। मेरा केस अगर हो तो फौरन फिक्स हो जाए, तो ये अभी तक और जो सवाल हुआ, और वो बड़ा मुतमईन है। यानी मैं रात एक स्पेस में बैठा हुआ था, तो वहां के एक बंदे जो वहां इंटरनेशनल अखबार का बता रहे कि वहां गए तो उन्होंने कहा जी हमें हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोर्टों में कोई, यानी इस हद तक मुतमईन है। और ये सवालिया निशान है। वो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो है ना जमानतें खत्म हो चुकी हैं, इश्तहारी वो डिक्लेयर हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया वार, यानी यहाँ एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो मीडिया ट्रायल तो मुस्लिम लीग नून कर रही है और बड़ी वाज़ेह तौर पर कर रही है, और हम सब ने देखा है कि वो वहां से भाई ऑडियो वीडियो इस तरह की, यानी अदालतों में केस लड़ना नहीं है, वो मीडिया पे केस लड़ रहे हैं। अब भी वो मीडिया पे केस लड़ रहे हैं। और नवाज शरीफ मेरी इत्तला के मुताबिक वो पाकिस्तान आने वाले नहीं है। फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में उनकी दरखास्त खारिज होने वाली है, उन्हें वीजा एक्सटेंशन नहीं मिलेंगे, तो सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल में वो चले जाएंगे। वो जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, जब तक डील नहीं होगी, और जैसे ही वो पाकिस्तान में लैंड करें तो उन्हें जमानत चाहिए फौरी तौर पर। और वो जमानत का तरीकाकार क्या है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो यानी ऐसी एविडेंस है कि बड़ी वाज़ेह तौर पर कि उनके पास मेरिट में केस लड़ने के लिए नहीं है। अगर एविडेंस नहीं तो मेरिट पे केस लड़ते। और दूसरा एक बात और याद रखिए,
के जो आपके एडवाइजर रहे हैं शहजाद अकबर साहब ने आज तक इनको लाने के लिए आप अंदाजा लगाए, नवाज शरीफ बैठा रहा वहां, उसके बाद चले छोड़े आपने शानदार को लाने के लिए क्या किया, आपने शहबाज को लाने के लिए क्या किया, आपने अली इमरान को लाने के लिए, आपने राबिया को, उसकी बेटी साहबजादी को, आपने नुसरत शहबाज को। सवाल दे, जवाब दे इस बात का कि क्या किया आपने आज तक। यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 आपके पास मौजूद है और ये नालायकी की इंतहा है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है। और अभी तो आप आगे देखेंगे कि बहुत सी किस्से कहानियां शहजाद अकबर की आपके सामने आ रही है और बड़ी तकलीफ है बात होगी। ठीक जी, अच्छा अजीज साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जो रिपोर्ट्स हैं 8 से 9 दफा, मेरे ख्याल में जो सही तरीके से रिपोर्ट भेजी गई है वो ये 1 या 2 दफ़ा भेजी गई है। अब इसमें जो गारंटी दी गई है वो दी गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। समी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए यानी वजह क्या है कि उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, और ये जो 7 अरब रुपए का बॉन्ड है ना, अब यहाँ फिर मैं सच मुझसे क्यों पूछना चाहती हैं, जब 7 अरब को करके अंडरटेकिंग किया था, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चैलेंज किया गया? आपको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर चैलेंज करना चाहिए था कि वो हाल डॉक्टर शायद इम्प्लीमेंट ना हो सके। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वो पाकिस्तान ये कि तौहीन अदालत है, यानी अदालत ने जो काम कहा उन्होंने पूरे नहीं किए और इन्हें वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत की दरखास्त, जैसे मैंने कहा, फौरी दायर करनी चाहिए। और ये चीजें सही है ना, अब तौहीन अदालत में उनको अगर नोटिस जारी करती है तो बड़ा खतरनाक काम होगा। तौहीन अदालत जो है वो अभी तक जारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये पहली दफा तो नहीं हुआ, रिपोर्ट तो कभी भी कंप्लीट नहीं आई। अच्छा, यही तो बात है ना कि अभी तक क्यों नहीं काम किया गया। ये तो अगर देखा जाए महीना 1.5 महीने में जब बोर्ड बनाया, ये खत लिखे हैं, ये तो अटॉर्नी जनरल ने काम सारा किया है। सूबाई हुकूमत जिसको इमरान खान हमेशा बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आ जाते हैं, वो उनका किरदार क्या है? वो तो नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ तौहीनी अदालत की दरखास्त कब की दायर हो जानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट आपने चैलेंज नहीं किया, शोर्टीज आपकी सारी उठा ली गई। और अंडरटेकिंग जो है यहाँ पर बाकायदा नवाज शरीफ ने भी दी हुई है, शहबाज शरीफ ने भी दी है। शहबाज शरीफ ने भी अंडरटेकिंग की वायलेशन की है, नवाज शरीफ में वायलेशन। अब उन्हें यहाँ पर अगर आप तौहीन अदालत दायर करेंगे तो उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अजहर साहब, यह मेरा एक सवाल है भाई, यहाँ पर बड़ा शोर मचता है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है इमरान खान साहब को कि वो 62(1)F के तहत वो नहीं है, सादिक और अमीन नहीं है, उनका जो अहदनामा है या सर्टिफिकेट गलत हो गया। तो इन्होंने ये जो यहाँ पर एक गारंटी दी हुई थी, एफिडेविट दिया हुआ था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, अब अगर वो गलत साबित हो गया तो ये सादिक और अमीन रह गए शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू समी साहब। आपने बुनियादी तौर पर देखे ना, ये वाला जो इशू है ना, ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और जो कि ये नॉमिनेशन पेपर का इशू नहीं है, नॉमिनेशन पेपर में दाखिल की होती तो बात अपनी थी। ये जो कि पॉलिटिकल गिमिक्स खेलते हैं इलेक्शन कमीशन में, ये सारा आवाम को बेवकूफ बनाने के हवाले से यहाँ अदालत में अजहर सदीक साहब 7 अरब की जगह आपने एफिडेविट दिया है कि मेरा भाई आ जाएगा, मैं जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो वो अगर गारंटी, इसका मतलब है वो तो झूठ था, उन्होंने तो नहीं आना था, गलत अहदनामा दिया आपने। ये तो हकीकत है ना। यहाँ क्या होना है, यहाँ तौहीन अदालत के अंदर ट्रायल होगा उनका। तौहीन अदालत ये बनती है, वबांगे तोहल मैं कह रहा हूँ, तौहीन अदालत बनती है। और तौहीन अदालत के अंदर अगर यानी मैंने अगर आ जाए यूसुफ रज़ा गिलानी के अगेंस्ट पिटीशन दायर की थी तो उसमें उन्हें नाअहल किया गया था कि उन्हें तौहीन अदालत में सिर्फ रिटन राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हुई थी। तो यहाँ तो ये तो बड़ा सीधा सीधा केस है तौहीन अदालत का। तौहीन अदालत के हवाले से ये सारा मटीरियल यानी शहबाज शरीफ एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, यानी ना मेडिकल रिपोर्ट्स है। ये डिपेंड करता है कि वफाकी हुकूमत या बेसिकली वफाकी हुकूमत आएगी ना, जो कि फेडरेशन है, ECL के वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाया हुआ है, नैब का तो मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरी नजर में है वो यही है कि भाई तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो क्यों नहीं दी जा रही है फेडरेशन की तरफ से। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि है FIA के हवाले से। पिछले 2-3 दिन से ही हम स्टोरी कर रहे हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ने और डॉक्टर रिजवान साहब ने किस तरीके से जो शुगर की एक इंक्वायरी बनाई गई थी और जिसको कमेटी को लीड कर रहे थे, किस तरीके से कुछ लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की। कल हमने देखा इसकी एक पेशरफ्त हुई थी जिसमें 4 से 5 लोगों की जो है वो तब्दील किया गया था और आज हम ये देखते हैं कि वो जो है वो वापस ले लिए गई हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र थी सारी की सारी। और शेख रशीद साहब को हमने सुना, वो कह रहे थे कि ये जो अंडू होती है ट्रांसफ़र, वो यकीनी सी बात है वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं। जी समी साहब, आपकी क्या टेक है इस सारे इशू पे? देखिए, ये तो बड़ी मैं तो बड़ा है, मुझे हैरत है इस बात पे कि वो टीम जिसने पिछले कई साल तक पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक रखा और उन्होंने मतलब आप ये देखें कि कोई ना पैसा चीनी का बरामद हुआ, ना किसी को पकड़ा गया, और बाकी जो दूसरा स्कैंडल था जो सारे का सारा, उसमें भी कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस पे शोर मचाया जा रहा है कि जी बड़े ईमानदार लोग थे, बड़े दयानतदार लोग थे उनको। और शेख रशीद साहब ने बड़ी सही बात की कि जो ट्रांसफर हुए हैं शुगर टीम वाले, FIA वाले, ये DG साहब ने किए हैं। और अगर किसी ने अंडू करवाना है तो वो वज़ीर आज़म साहब भी उसको अंडू कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि कौन से वजीर ये करना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से इस मुल्क में वो जो एक पावरफुल माफिया है ना, उन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जी इनकी टीम को बहाल किया जाए। अब शहजाद अकबर साहब की मैं आपको एक बात बता दूं, शहजाद अकबर साहब इतने पावरफुल थे कि जहां पर वो MPS का सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, चैनल्स में नौकरियां दिलवाते हैं सहाफियों को। ये मेरी बात गौर से सुन लें, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। चैनल्स में सहाफियों को नौकरियां दिलवाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव सूरमा जो अपने आप को बयान करते हैं, और फिर उनका काम है उनको प्रोटेक्ट करना। और पिछले 3 दिनों से ये एक शोर मचा हुआ है कि डॉक्टर रिजवान और उसकी जो टीम है उसको बहाल किया जाए, उसको बहाल किया जाए। भाई आप मुझे ये बताएं, इनका क्या इंटरेस्ट है? FIA का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। DG साहब ने किसी को तब्दील कर दिया, किसी को नहीं तब्दील किया। ये कौन लोग हैं कैंपेन चलाने वाले? क्या इनके मकासद क्या है? तो ये मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, नौकरियां, अब सहाफी नौकरियों के लिए ऐसे रेफरेंस ढूंढते हैं और उनकी नौकरियां लगती हैं। इस पर कमेंट फरमा दीजिए जरा अजहर सदीक साहब। और एक सवाल और इसमें ऐड कर लें, आपका भी नाम था, आप भी एहतसाब के एडवाइजर के तौर पर यहाँ पर हमें पता चला था कि आपने भी गुफ्तगू की, आपकी भी बातचीत हुई, आपका भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ? आप पीछे हट गए या क्या हुआ? क्या कुछ बताएं तो सही। समी साहब बहुत शुक्रिया, चूंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त वादा था 22 दिसंबर को जब मेरी मुलाकात हुई, अब तकरीबन 20 मिनट के करीब गुफ्तगू हुई। और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं आपको, बड़ा साफ लफ्जों के अंदर, कि शहजाद अकबर ने इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया है, उन्होंने और उनकी टीम में। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि एंटी करप्शन में वो क्या करते रहे हैं, नैब लाहौर में क्या कुछ किया उन्होंने, क्या गुल खिलाए हैं और किन किन लोगों को फायदा दिया। और दरे पर्दा याद रखिएगा कि वो दोहरी गेम करते रहे। आने वाले दिनों में आपको बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी चीज आपको समझ आ जाएगी। जब मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, मेरे को 14-15 पॉइंट थे और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था। आप यहाँ देखें कि यहाँ सिर्फ 2 केसों में सजा हुई है। तो कौन से केस सजा हुई है? जो केस थे एवनफील्ड का और अल-अजीजिया का, जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब को भिजवाने से पहले एक GIT बनाई। अब GIT बनाने के बाद जब चीजें सारी एविडेंस इकट्ठी हो गई तो फिर नैब ने इंक्वायरी की, GIT ने सारा कुछ सामने रख दिया था। यहाँ जो है ना, जहाँ फैसिलिटेट कैसे किया, ये नैब का केस कमजोर करने के हवाले से किया, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से पूछा था शहजाद अकबर के बारे में, मैंने कहा था जीरो, मैंने लफ्ज जीरो इस्तेमाल किया था। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, मेरी शहजाद अकबर से भी मुलाकात हुई। फिर जो टीमें उन्होंने सिलेक्ट की, मैंने अंदाजा लगा लिया। और मैंने चूंकि ये FIA के केस के हवाले से मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के सामने जब बात हुई थी, अगर ये ड्राइव लेकर चलनी है तो इंडिपेंडेंट, आई नीड टू हैव ए टीम ऑफ माई ओन चॉइस, जो मेरे अपने हवाले से हो। और मैंने कहा ये सिर्फ एक महकमा नहीं है, यानी आप तो सिर्फ लगे हुए ना इंटीरियर और नैब के पास, ये आपको FBR भी चाहिए। यानी आज तक आप अंदाजा लगा लें कि शहजाद अकबर या उनकी टीम ने इनकम टैक्स की रिटर्नों का रिकॉर्ड 216 खत्म हो चुकी है, शरीफ फैमिली का रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने रखा। वो सारा सच जो बता रहे थे ना कि मियां मोहम्मद शरीफ को यार पति हैं, वो भाई मेरे से रिकॉर्ड 90, 88, 89 की रिटर्न उठा कर 9,36,311 रुपए रिपोर्टेड केस है। अब ये जो सारी चीजें मैंने सामने रखी और मैंने पूरा लाइन ऑफ एक्शन, यानी मैंने एक और बड़ी जबरदस्त पूछी, मैंने पूछा कि आपके पास कोई ब्रीफ है?
सर मैं भी कुछ बातें बताना चाह रहा, जो अंदर की बातें हैं वो अंदर की बात तक रहें। टीम मैंने सारी एक्सपोज करके रख दी कि जो इस वक्त आपका अकाउंटेबिलिटी का सारा निजाम है ना, वो ड्रम से नीचे गिर जाना है, कुछ नहीं कर सकता। और ये मैंने तजवीज़ उस वक्त दी थी कि आपको ये जो आपकी इनको जो है ना FIA का केस, ये इन्वेस्टिगेशन बदले। FIA यानी जितने अफसर आपने निकाले थे, वो नलायक का लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करता, उनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। आज सिर्फ एक काम कर लें, प्राइम मिनिस्टर जितनी ये यानी ये जो जिन्होंने किया ना डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम ने, जरा इनकी इंक्वायरी कर लें, इनका जरा मोबाइल का डाटा चेक कर लें, इनकी व्हाट्सएप की कॉलें चेक कर लें, तो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत कुछ निकल आएगा आपके सामने। आपको पता है या खामोशी क्यों थी, यानी यहाँ सारे मामले में ये सारे अंदर से जो है ना, अब प्रॉब्लम यहाँ ये होगी, मैं तो हैरान था, मेरा तो ख्याल था कि ये फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। वो एक लंबी कहानी कि इमरान खान साहब के करीब कई लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जो 3.5 साल उन्होंने ड्रामा बनाकर दिखाया ना उनको। अजहर साहब, ये जो सारे शहजाद अकबर की जो टीम है, रिजवान साहब एक शरीफ आदमी है, लेकिन वो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई है। शहजाद अकबर के इशारों पर नाचते रहे, और ये जो सारी टीम बनाई इन्होंने, कुछ नहीं दिया इन्होंने सिवाय इसके डीलें बनाई इन्होंने सारी की सारी। और बड़े बड़े सूरमा जो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े बादशाह हैं, वो बिल्कुल तलवारें सौंध के आ गए हैं कि वो सारी की सारी टीम बहाल करवानी है। टीम बहाल होगी। समी साहब आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा मैं बता देता हूं आपको, इतनी अगर मान लें हमने तरीकाकार जैसे नवाज शरीफ वगैरह मीडिया पे केस लड़ते थे ना, तो ये वाला जो है ना FIA का केस भी मीडिया पे लड़ा गया, मीडिया पे सबूत चलाए गए, मीडिया पे बताया गया, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेडिकेट ऑफेंस को और इसको पैसा देखें, यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है, आपने ये एस्टेब्लिश नहीं किया कि ये जो पैसा मोहम्मद बूटा का, मुश्ताक चीनी का, ये उन तक पैसा कहां से आया, आखिर उन तक पैसा जो बाहर गया है वो कहां से आया, आपने ये तो कनेक्ट ही नहीं किया। ये तो बड़ा काम आप जो कह रहे हैं ना, बड़ी कमाल, जीरो इन्वेस्टिगेशन है माजरत के साथ। डॉक्टर रिजवान साहब ने आप बहुत ज्यादती की है। आप एक ऑफिसर बैठे हुए थे, आपके नीचे SCA टीम थी, आपको नहीं पता ये क्या कुछ हो रहा है। अगर आप इतने एक्सपर्ट थे, आपने ये डॉट से डॉट कनेक्ट करके देखी चीजें, वो तो बहुत खुश है। यानी आपको याद है उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि नैब और FIA का केस ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ बना पूछा सही, अब पार्टी फंड के पैसे यहाँ पर अगर आते रहे हैं तो आपने क्या उनको कनेक्ट किया? आपने तो मनी ट्रियल सही तरह नहीं सामने ला सके। आज भी अगर इमरान खान साहब और ये ना जागे तो ये इतनी बुरी तरह। अजहर साहब, जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपने उनको हर चीज़ बताई, आपने टीम के बारे में बताया, और आज ये जो ट्रांसफ़र अंडू हुई है ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ट्रांसफ़र जो उन्होंने अंडू किया, इतना सब कुछ हकायक आपने बता भी दिए, हर चीज़ सामने भी आ गई, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि उन्हें ये चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं, या क्या रीज़न देखते हैं आप? अच्छा, तो आप समझते हैं मैं यहाँ अगर होता तो मैं ये होने देता? आप समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब है शहजाद अकबर साहब जाके भी नहीं गए? वो शहजाद जो नया बंदा है, मैं नहीं कहना चाहता उसको, यानी अगर वाकई ईमानदारी से वो इंटरेस्टेड थे तो ये सारा कुछ क्या हुआ है? यानी वजीर आजम साहब ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया बगैर कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के? इसमें याद रखिएगा ये 100% साजिश और चाल है इन लोगों को बचाने के लिए, और जो कुछ भी इसके पीछे है उन्हें नेशन का सोचना चाहिए, कौम का सोचना चाहिए। यानी आप उनको यानी आज मैं बता देता हूँ, चले मैं तजवीज करता हूँ इसकी GIT एक बना लें, GIT में नैब भी ऐड करें, दोबारा इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें, आप नैब बना लें या जूं कर ले आप, ये सारा जो 18G के तहत नैब के हवाले कर दें आप, और नैब के अंदर GIT बना लें, नैब भी ऐड कर लें, FIA भी ऐड कर लें, स्टेट बैंक भी ऐड कर लें, SCCP भी ऐड कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐड कर लें, FPR भी ऐड कर लें, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन भी आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सब आई एम श्योर कि जब आप इमरान खान साहब से मिले होंगे ये सब कुछ कहा होगा। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब से वापस आते हैं तो अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे जफर हिलाली साहब, और उनसे जानेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरा करने जा रहे हैं चाइना का, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब और समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो यकीनी सी बात है कि जो हम बात करेंगे वो चाइना के दौरे के हवाले से बात करेंगे। जी ज़फ़र हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये चाइना के दौरे से हमें कुछ हासिल होगा और हमारी तैयारी पूरी है?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये मानना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं काफ़ी तैयारी करने के बाद। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो प्रोविंसेस में आने थे, 3 प्रोविंस केपी, पंजाब और सिंध, वो तैयार हैं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है इनको सप्लाई किया जा रहा है। अब चाइनीज़ इन्वेस्टर आएँ और अपने फैक्ट्रीज लगाएं तो दे आर रेडी। दूसरी बात है, हमने उनकी सहूलत के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है और उन्होंने ख़ुद भी रिसर्च किया है कि क्या चीज़ें हैं जो इधर बन सकती हैं और एक्सपोर्ट हो सकती हैं। फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, स्टील। तो मेरे ख्याल में अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने उनको बना के दिया है। उनका चोजन आदमी SAPM खालिद मंसूर को हेड ऑफ CPEC रखा गया है। वो सिर्फ असद उमर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। तो देखिए, हर चीज़ अब तैयार है। अब ये लोग अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भेजें और साथ साथ ये जो टीम गई हुई है और जो जा रही है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके पास IOUs जो हैं वो बन चुके हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स। तो हर लिहाज से तैयारी हमारी कंप्लीट है। अब देखें चाइनीज़ का क्या रिस्पॉन्स आता है। जी समी साहब। जी हिलाली साहब, आपको लगता क्या है? सवाल मेरा यही मैं आपसे करने वाला था कि चाइनीज रिस्पांस क्या होगा। उनके जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, और जो एक बातें चल रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं खासे उनकी स्पीड रिपोर्टेडली स्लो हो गई। तो यू थिंक चाइनीज, क्योंकि जो मीटिंग इमरान खान साहब की चाइना के प्रेसिडेंट से है, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी है, तो विल यू थिंक बहुत कैंडिड एंड ओपन डिस्कशन? पहली बात तो ये है समी साहब कि क्या ये दौरे में बायलैटरल मैटर्स और CPEC रियल अर्नेस्टनेस से डिस्कस होगा कि नहीं, ये पता नहीं है। इसलिए कि ये जो हम ये एक सेलिब्रेटरी विज़िट है इन द सेंस कि हम उनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। 33 मुल्क जो के सरबराह, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स या स्टेट जो आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव चाइना सपोर्ट। तो अगर यही एक इनॉग्रेशन ऑफ द विंटर ओलंपिक्स, अगर यही मकसद है, तो फिर पता नहीं कितना टाइम होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को साथ और दूसरे लोगों के साथ 2 दिन के विज़िट में ये बातें डिस्कस करें इन डिटेल। मगर मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि कुछ डिस्कशंस होगा। जिधर तक आपने जिक्र किया सिक्योरिटी, भाई एक पूरा डिवीज़न हम लोगों ने निकाला है, मेजर जनरल इन चार्ज, उनका काम ही यही है कि चाइनीज़ को प्रोटेक्शन दें। इधर कराची में जो चाइनीज़ है, सिविलियन जो है, उसके 7 लोग लगे होते हैं, फुल प्रोटेक्शन एज मच एज वी कैन। और मेरे ख्याल पे उस ऑन दैट अकाउंट चाइना को कोई फियर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपको पता है कि जो बेचारे 9-10 लोग जो मारे गए थे चीनी, ये जो इंसिडेंट हुआ था डैम का, उनको कॉम्पनसेशन भी ओवर $1 मिलियन पर पर्सन मिला है। और हम इन एवरी सेंस रीअश्योर करना चाहते हैं कि वी आर सीरियस इन दिस रिगार्ड। तो मेरे ख्याल में अब देखिए, जो हम कर सकें कर सकते हैं। अब अगर चाइनीज़ टर्म्स मुनासिब हैं, अगर उनके इंटरेस्ट रेट्स मुनासिब हैं, अगर हम ये चीज़ जो वो ऑफ़र करते हैं हम एक्सेप्टेबल करते हैं इकोनॉमिकली, तो देन एवरीथिंग इज़ इन द क्लियर, वी शुड गो अहेड। मगर 2 चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता दूं। आपका टैक्स सिस्टम, भाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 35 एजेंसीज हैं टैक्स सिस्टम, टैक्स कलेक्शन में। फिर आपका एक प्रोविंशियल टैक्स है, एक फेडरल टैक्स है, उनमें कोई हार्मनी नहीं है। एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ समी साहब, 113 दिन लगते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए, 125 दिन लगते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट लेने के लिए, 105 दिन लगते हैं प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए। तो भाई 2 हफ्ते लगते हैं सिंगापुर में या 10 दिन। तो ये सब आपको भी अभी बहुत काम करना है। तो दीज आर द आउटस्टैंडिंग मैटर्स आई थॉट कि मैं आपको बताऊं। ठीक, अच्छा एक मेरा और सवाल है, ज़रा वो पाकिस्तान से हटके है। जो एक बड़ा इन मीटिंग्स में और इस ओलंपिक्स की जो तकरीब है उसमें जो एक बड़ी मीटिंग है वो इनकी है प्रेसिडेंट पुतिन की
प्रेसिडेंट शी से, और अमेरिका के खिलाफ वो इस वक्त जो यूक्रेन का मसला है उसमें चाइना की सपोर्ट रशिया चाहता है। हमें ये इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि अगर चाइना और रशिया एक होते हैं, और हमारा बड़ा करीबी रवाबत है हमारे चाइना से, और पुतिन के साथ भी इमरान खान साहब की दोस्ती बढ़ती जा रही है, गुफ्तगू भी हो रही है, अभी भी साइड लाइन्स पे उनकी मीटिंग एक बताया जाता है कि होगी। तो इन हालात में फिर कट गया। जी हलाली साहब, समी साहब से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो पुतिन के हवाले से समी साहब सवाल कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये जो मुलाकातें होंगी साइट पर, इससे कुछ हासिल होगा? मैं बात जवाब दूं? बिल्कुल, अगर होगा तो होना चाहिए। लगता है ऐसा है कि दे गेट ऑन वेल, पुतिन और इमरान खान, बड़ी अच्छी बात है। और बड़े मामले हैं जो डिस्कस होने हैं, बल्कि मामला इस हद तक आ गया है कि सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली पुतिन जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, और ये विजिट जो उनका है अनाउंस किया जाएगा। वो रेलवेज का है, गैस पाइपलाइंस का है, शायद स्टील का भी हो। तो बिल्कुल देयर इज़ मोर देन इनफ। मगर अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली रूस जो है वो हमारे साथ इतनी दोस्ती दिखाएगा कि हिंदुस्तान को इतराज़ हो, वो नहीं होगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं, और उनका पुराना ये है। और इसी कुछ चंद दिनों पहले, चंद महीने पहले, वो $4.5 बिलियन का उन्होंने डिफेंस सिस्टम लिया है, S-400 रूस से। तो वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा विच विल मेक इट लुक कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फतह है। मगर मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए, और हमारा वाकई फतह होगा अगर हम और रूस जो हैं बेहतर ताल्लुकात स्टार्ट करें। हिलाली साहब, इंडिया आपने जिक्र किया, चाइना, वो अमेरिका के साथ वो बहुत ही उनकी जो अलाइज हैं और वो क्वाड में भी हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात अभी तक उन्होंने रखे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि यूक्रेन के मामले पर अगर मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, अमेरिकन मीडिया को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मेरी बात हुई है, बाइडन के लिए तो ये सर्वाइवल का मसला है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह यूरोप में भी एक चाइनीज मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड है इस इशू पर, तो इंडिया के लिए भी तो मुश्किल तो होगी फिर कि वो रशिया के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, अमेरिका के साथ नई नई मोहब्बत बहुत गाढ़ी हो गई है। सो they will be also in a fix as we are. नहीं, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सब कुछ छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। इसलिए रूस का जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत है, और काफ़ी हद तक इंडियन एम्यूनिशन और चीज़ें जो हैं वो शायद रूस से आते हैं। मेरे ख्याल में कि अमेरिका जो है वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को। वो इज़ गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से, हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। और ये भी जो इन्होंने दावत दी थी ये कॉन्फ्रेंस के लिए, जो मुझे कहा गया है, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो मुखालिफ कैंप में हैं, वो कहते हैं नहीं यार, अच्छा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रखना चाहिए। उसने कहा इमरान खान को प्री रिकॉर्डेड 2 मिनट या 3 मिनट का टेप दो, वो खेल लेंगे। यार ये किस किस्म का बंदे हैं ये? दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू इंसल्ट अस। और हमारा इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी तो छोड़ो, वो तो इन नो केस कैन दैट बी कॉम्प्रोमाइज। मगर हमारा इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान ये अनएक्सेप्टेबल है। वी शुड ड्रॉ द राइट कंक्लूजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, समी इब्राहिम आपका भी, अज़र सिद्दीक साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।